अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान में हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय श्रद्धेय DK द्विवेदी जी से अनुरोध है कि अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को कुछ प्रेषित करें। एक जोरदार तालियां द्विवेदी के लिए। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु, बहनें, माताएं और प्रबुद्धजन, ऐसा हमारी सूचना में है कि इस प्रकार का पहला कार्यक्रम माननीय चंदन जी ने किया है। वो बहुत सभी जानते हैं कि चंदन जी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं राष्ट्र समाज के लिए, और जहां कहीं भी समस्या दिखती है उस समस्या में स्वयं आगे बढ़कर उनके लिए किसी को प्रेरित नहीं करना पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को करना नहीं पड़ता। लेकिन उनका ऐसा विचार कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो जब इस कार्यक्रम का सुझाव उन्होंने दिया तो हमें लगता है कि उनके मन में एक टीम बनाकर नए सिरे से काम करने की इच्छा भी जागृत हुई, और उनका मानना था कि इस प्रकार का पहला कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से बहुत मत सोचिएगा। तो ऐसा अपना विचार नहीं है कि व्यवस्था, हम सब इकट्ठे हुए चलेंगे। हिंदू साम्राज्य दिवस की जब हम बात करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि आज समाज में जो दिमाग में लोगों के रहता है कि भैया ऐसा हो रहा है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और शासन है ज़रूर लेकिन शासन स्व का नहीं हो पाया, तो ध्यान में आता है कि कैसे शिवाजी महाराज ने किया होगा। आप सोचो कि औरंगजेब बैठा हुआ था, और हम सब जानते ही हैं कि विश्व का सबसे क्रूरतम शासकों में से अगर कोई शासक हुआ है तो वो औरंगजेब हुआ है। क्रूरतम शासकों में से ऐसा कहा गया, वो जिंदा पीर था। और वो चूंकि इतना क्रूर रहा है, अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ा, तो क्रूरता की इससे बड़ी निशानी कुछ हो नहीं सकती। और ऐसी परिस्थिति में दक्षिण से एक सूर्य उदय हो, दक्षिण में बीजापुर में शासन कर रहा था आदिल शाह और आगरे पर शासन कर रहा था औरंगजेब। तो आप सोचो कि उस समय मुगलिया सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत के इतने अत्याचार के बावजूद क्या कोई शक्ति उभर सकती है? हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि सरकार जो है, जहाँ कहीं भी सरकार से मतलब चाहे उस समय की राजशाही हो, मुगलशाही हो, कोई सरकार तो सरकार है जिसके हाथ में सत्ता है। कहते हैं कि सत्ता जहाँ होती है, सत्ता से कोई लड़ नहीं सकता, और सत्ता जब तक बर्दाश्त करना चाहे तब तक ही बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन उस समय के शासन की जो सत्ता थी, वो सत्ता तो हमको देखना भी नहीं चाहती थी। और ऐसी परिस्थिति में एक जागीर से एक बालक अपनी अल्प आयु से, जिसके पिता शाहजी राजे भोसले दरबारी हो आदिल शाह की दरबार के, ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्तित्व उभरा और उसके दिमाग में आया कि जब तक ये आक्रांताओं का शासन भारत में रहेगा तब तक हम सुखी रह नहीं सकते, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिकता शासकों की ऐसी है कि ये जो समाज है, ये समाज हिंदुस्तान पर वो शासन करने के लिए आए हैं, हिंदुस्तान को रौंदने आए हैं, हिंदुस्तान के प्रत्येक महिला पुरुष पर उनका अधिकार है। ये उनकी कार्यपद्धति में भी रहता है। वस्तु मानते हैं, महिलाओं को भी वस्तु मानते हैं। तो ये शासन जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हिंदुस्तान को हिंदू शासन नहीं मिलेगा, हमारी मूल प्रवृत्ति का शासन नहीं मिलेगा, तब तक हम ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते।
परिणाम स्वरूप उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब हिंदू समाज की तो एक खास बात है कि आप पशुओं को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन समाज को इकट्ठा करने वाला एक नायक ही चाहिए। हमारे समाज को इकट्ठा करना मतलब नायक, ये सबसे बड़ी बात है। आप कहेंगे तो कहेंगे हाँ करो, बहुत बढ़िया है, करो 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 करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं तो थोड़े इष्ट मित्र जो साथ रहते हैं वो दिखते हैं, बाकी धीरे धीरे करके पीछे से निकलना शुरू कर देते हैं। ये स्वभाव है। और इस स्वभाव में, इस परिस्थिति में शिवाजी महाराज कैसे इकट्ठा करेंगे समाज को, क्योंकि अकेले कैसे करेंगे? अकेले ऊर्जा हो सकती है, अकेले शक्ति हो सकती है, सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन अकेले समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए तो मिलकर ही आना पड़ेगा। अपने गुरु के पास गए, अपना विचार रखा कि विचार यह है कि कैसे हिंदुस्तान की सत्ता का परिवर्तन हो और हमारे विचार की सत्ता बैठे। ये विचार आया तो उन्होंने गुरु से पूछा, समर्थ गुरु रामदास से, कि भाई क्या करें, समझ ही नहीं आता, कोई साथी नहीं आता, और जो हमारे इष्ट मित्र हैं, हमारी जागीर के 100, 200, 500 लोग, उनसे होता नहीं है। इतनी बड़ी सत्ता को 500 लोग कैसे चैलेंज करेंगे? समाप्त। और नरपीर, नरसंहार करने वाला औरंगजेब सत्ता पर हो, कैसे करेंगे? जिसको सुनते ही ये समस्या आती थी कि वो सर कलम करवाता था, जनेऊ से तुलवा कर अपने जो अपॉइंटमेंट करता था, वो जनेऊ तोलकर कितने लाए हो सर काट कर, उसके आधार पर नियुक्तियां करता था। तो सोच कर देखिए कि परिस्थिति कितनी गंभीर थी। समाज तब भी ऐसा ही था, हमारे पूर्वज रहे होंगे, हम ही रहे होंगे किसी न किसी रूप में, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तब शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने यह कहा कि हिंदू समाज का जो आत्मा है वो सवेरे के मॉर्निंग में है। क्या है वो? कि अखाड़े हमारे यहां होते थे, सुबह सुबह कुश्ती होती थी, और वहां हनुमान जी की एक स्थापना होती थी। हम अखाड़े बनाते थे, अखाड़ों में जाकर कुश्ती करते थे। ये हमारा मूल स्वभाव है, ये हमारा सबसे पुराना खेल भी है। तो शिवाजी महाराज ऐसे अखाड़ों में जाते, वहां कुश्ती लड़ते, और कुश्ती लड़ने के बाद जो पहलवान उनसे संपर्क में आते, उनको राष्ट्र जीवन समझाते और उनको भारत समझाते। कैसे होगा, क्या होगा? ऐसे अखाड़े बदलते, लोग संपर्क में आते, और आते आते कुछ लोगों को वो समझाने में सफल हो गए। एक छोटी सी सेना बन गई। लेकिन ये छोटी सी सेना भी इतने बड़े साम्राज्य को चैलेंज कर देगी, ऐसा कैसे संभव है? तो गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली आई कि भाई गुरिल्ला युद्ध करेंगे। हमारे पास समर्थ नहीं है, सीधा युद्ध कर नहीं सकते, लेकिन उस तरफ की पूना की, सतारा की या नासिक की जो व्यवस्था है, जो वहां का परिवेश है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, बीच से दर्रे होते हैं, रास्ते होते हैं, इनसे सेनाएं निकलेंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको काटेंगे। अब विचार किसी का यह भी हो सकता है कि भैया अगर तुम 100, 200, 1000 सैनिक मार दोगे तो जिसके पास लाखों की सेना हो वो 1000 सैनिक मारकर क्या करोगे? तो शिवाजी महाराज कहते कि थोड़े तो कम हो जाएंगे। अरे कुछ तो कम होंगे, धीरे धीरे सही करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में बीजापुर को चैलेंज कर दिया उन्होंने, और शाहजहां, औरंगजेब से पहले शाहजहां शासन कर रहे थे, और शाहजहां से हाथ मिलाने की बात आई कि शाहजहां पहले बीजापुर खत्म किया जाए, शाहजहां हमारी मदद कर सकते। तो आगरे खबर गई और शाहजहां ने अपने कुछ सैनिक भेज दिए, लेकिन रास्ते में ही उन सैनिकों का स्वभाव समझ में आ गया कि ये केवल हमारी मदद से बीजापुर को जीतना चाहते हैं और फिर यहां मुगलिया शासन स्थापित कर देंगे, हमारी मदद करने नहीं आए।
ये हमारे साथ आए हैं, मेरी मदद से युद्ध जीतेंगे और फिर हमको गुलाम बना लेंगे। हम तो वहीं के वहीं आ गए। तो रास्ते में ही मुगल सैनिकों के साथ युद्ध हो गया और पहले उनको खत्म कर दिया और फिर आदिल शाह के ऊपर हमला किया। जब सेना सामने से आई और रात का समय, हमारे पास सैनिक नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है, तो बैलों के सींगों पर पलीता बांधकर आग लगाकर चारों ओर चलाया गया। तो लगा कि हजारों की संख्या में सेना है जो मशाले लेकर आ रही है। आप सोचिए कि जिस समय दिमाग में बात नहीं आती कि जीत भी सकते हैं, सत्ता से लड़ भी सकते हैं, इतना क्रूर शासक कि जिसके विरुद्ध बोलने पर सरकलम हो जाए, पूरा का पूरा परिवार और पूरे के पूरे गांव नष्ट हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में हिंदवी स्वराज की स्थापना। और हिंदवी स्वराज की जब स्थापना, उन्होंने कुछ एरिया जीत लिए, आदिल शाही सल्तनत खत्म हो गई, बीजापुर पर कब्जा हो गया, दुर्गों पर कई कब्जा हो गया, पूना सतारा पर कब्जा हो गया, रायगढ़ पर आ गए। तो ये हुआ कि भाई अब हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी चाहिए। अब हम इतने ठीक ठाक हो गए हैं कि अब हम मुगल बादशाह को चैलेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले आम जनता का विश्वास बने, उस विश्वास को बनाने के उद्देश्य से कैसे लोगों का विश्वास हासिल करें, उसके लिए हिंदवी स्वराज की स्थापना, पहला मंत्र उनके मस्तिष्क में आया कि हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे। अब हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे तो हिंदू दर्शन सामने आना चाहिए। और हिंदू दर्शन ऐसा है जो सहिष्णु है, किसी से लड़ने वाला नहीं है। हमारी लोग इस बात को लेकर हमको हमारी आलोचना भी करते हैं, और आलोचना ये होती है कि हम डिफेंसिव अच्छे हैं, अटैकिव नहीं है। हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला करे, हम डिफेंस करेंगे, हम इधर से हमला नहीं करेंगे, ऐसा हमारे अंदर एक लोग कहते हैं ये कमियां हैं। लेकिन हमारे पूर्वज मानते रहे यही मेरी शक्ति भी है, क्योंकि हम इस नजरिए से जब काम करते हैं तो शासन प्राप्त करने के बाद भी, सत्ता हासिल करने के बाद भी क्रूर नहीं होते, अति महत्वाकांक्षी नहीं होते। इसलिए किसी दूसरे को समस्या देना हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर अगर हमारी अस्मिता पर, हमारे समाज पर, हमारे व्यवस्था पर कोई हमला होगा तो उसको तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में समाज को यह विश्वास हो कि हिंदू शासन होगा जो किसी को परेशान नहीं करेगा, सुव्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से होगा कि भाई व्यवस्था कैसे बन जाए ठीक ठाक। क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए ये नेतृत्व की तो आवश्यकता है ही। बिना नेतृत्व के आप छोटे छोटे समूहों में अगर योगाभ्यास भी करते हैं तो भी लगता है कोई तो सामने खड़ा हो। हम सब एक से हैं, लेकिन कोई एक तो शुरू करेगा, एक दो तीन तो बोलेगा, वही तो नेतृत्व है, जिसको सब स्वीकार कर लें। अब ऐसा भी कहते हैं कि जब महाभारत की चर्चा हो रही थी तो महाभारत में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिलने गए और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि राजा क्या, राज्य क्या, शासन क्या, आदमी आदमी के ऊपर शासन करता है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब सतयुग था तब राजा और राज्य की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वेदों के आधार पर लोग आचरण करते थे, कर्तव्यों को करते थे, कोई महत्वाकांक्षा किसी की थी नहीं, मोक्ष को प्राप्त करने का उद्देश्य था, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं थे, एक दूसरे के प्रति विद्वेष भाव नहीं था, इसलिए यहां पर राजा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में जब लोभ और मोह लोगों के मस्तिष्क में आया तो फिर एक राज्य की कल्पना भी आई और एक राजा की कल्पना भी आई कि कौन देखेगा, नेतृत्व कौन करेगा। और वो नेतृत्व चीजों को स्थापित करे, उसके लिए दंड विधि बने, उसको शक्ति दी जाए, ऐसी कल्पना करनी पड़ी। तब ये राज्य व्यवस्था आई। उसी चीज को शिवाजी महाराज ने समझाने की कोशिश की कि देखिए, राज्याभिषेक राज्य की व्यवस्था है और आज के समय पर बिना राज्य की व्यवस्था के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि स्थापना करी जाए हिंदवी स्वराज की। जिस समय हिंदवी स्वराज की स्थापना होगी तो उन्होंने अष्टप्रधानों की नियुक्ति करी।
अष्टप्रधानों की नियुक्ति की, और अष्टप्रधानों की नियुक्ति से मतलब आज का मंत्रिपरिषद या मैं कहूँ कैबिनेट, और फिर उनके मातहत एक बड़ी सेना, व्यवस्था और चीज़ें। ऐसा कहते हैं कि भारत की पहली नेवी शिवाजी महाराज ने तैयार की थी, क्योंकि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जिस समय हुआ था उस समय अंग्रेज भारत में लड़ना शुरू कर दिया था। अंग्रेज भारत में आ चुका था, वो तो उनके जन्म से पहले ही आ चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने इधर बंगाल से अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, और वो नेवी के धनी थे, वो नौसेना के धनी थे। तो शिवाजी को एक तरफ तो औरंगजेब से लड़ना है जो थल सेना का धनी है, और दूसरी तरफ तैयारी करनी थी कि जो अंग्रेज आ गया है, डच आ गए हैं भारत में, और ये नौसेना के धनी है, तो इनसे कैसे लड़ा जाएगा। एक तरफ गुरिल्ला युद्ध, एक तरफ नौसेना का विकास, दूसरी तरफ तोपखानों का विकास, और तीसरी तरफ राज्य व्यवस्था, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा तो ये क्या करेंगे सब बनाकर। इसलिए हिंदवी स्वराज की स्थापना की घोषणा हो गई। औरंगजेब का फरमान पुणे में आया कि जो ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक करवाने जाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब आप सोचो कि एक क्रूर शासक की सूचना आए कि हम शासन वहां कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन जिसने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, शिवाजी का राज्याभिषेक किया, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शिवाजी महाराज के जब ये बात ध्यान में आई तो उन्होंने प्रण लिया, बोले कि अब हमारा राज्याभिषेक मुगल शासक के क्षेत्राधिकार में होगा, हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। वो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ के हम ब्राह्मणों की हत्या कर देंगे, अब तुम्हारे क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते हैं वो मेरा राज्याभिषेक करेंगे। तय हुआ कि शिवाजी का राज्याभिषेक काशी में होगा। काशी तय कर दिया उन्होंने, कहा भारत की सैद्धांतिक राजधानी काशी है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी है, और हिंदवी स्वराज की स्थापना होनी है तो काशी के ब्राह्मणों के द्वारा होनी है। काशी में तो एक हर्षोल्लास का माहौल आ गया कि भैया इस परिस्थिति में जब ये औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा हो, काशी विश्वनाथ को भंगित कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में शिवाजी महाराज एक उनके लिए तो उजाला बनकर आए। तो काशी सजने लगी कि शिवाजी का राज्याभिषेक करेंगे। मुगलिया शासन ने उन ब्राह्मणों को गिरफ्तार किया, आगरे ले गए, बाद में छोड़ दिया जब उन्होंने कहा साहब हम तो जानते नहीं कौन है, कोई राज्याभिषेक, हम तो ये राज्याभिषेक करना हमारा काम है, कोई अभिषेक करवाने आया है हम तो करने को तैयार है, हम ब्राह्मण है, हमारा काम है, हमारा तो व्यवसाय है, तो छोड़ दिया। इन्हीं ब्राह्मणों ने रायगढ़ के किले में वहां जाकर, यानी कि मुगल शासक के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों ने रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक किया। अब ऐसी परिस्थिति में जब आदिल शाही, मुगल शाही और भारत में विचार करना भी मुश्किल था, दारा शिकोह की हत्या कर दी। ये पत्र में आपने पढ़ा कि शिवाजी महाराज ने कहा अगर दारा शिकोह शासक होता तो हमें शहर से स्वीकार था, लेकिन शासक जो बैठा है वो एक क्रूर शासक है, इसलिए स्वीकार नहीं। तो दारा शिकोह की हत्या कर दी औरंगजेब ने, अपनी मां को लाहौर के किले में बंद कर दिया, बाप को अलग गिरफ्तार कर दिया, मां से मतलब सौतेली मां। जो ऐसी परिस्थिति में जब ये परिस्थिति मतलब ये ऐसा वातावरण हो, उस वातावरण में हिंदवी स्वराज की स्थापना हो, और ये तथ्य भारत से छुपाया गया कि अंग्रेज जब दिल्ली पर पहुंचा तो ये हमको पढ़ाया गया कि उस समय वहां बहादुर शाह जफर शासन कर रहा था। कानपुर सहित एक अर्जुन सरजूपुर की संधि हुई है, उसमें ये बात ध्यान में आती है, और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ का युद्ध हुआ है, इसीलिए उसका नाम फतेहगढ़ रखा गया, वो फतेह किया गया था।
उससे ध्यान में आता है कि उस समय मराठों ने इस पूरे उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग पर, पूर्वी क्षेत्र छोड़ दीजिए बिहार और उधर का, लेकिन काशी से लेकर इधर मराठे बैठ चुके थे। दिल्ली का मुगल बादशाह वेतन भोगी था मराठों का, लेकिन मुगलों का महिमा मंडन करने के उद्देश्य से वो सब वैसा लिखा गया कि भाई मुगलिया शासन था, ऐसा था वैसा था, जो भी कहा गया। अब शिवाजी महाराज के बाद अंग्रेज जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़े, मराठे, अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन छेड़े गए और उस समय फिर से हिंदुओं को कैसे इकट्ठा किया जाए ये सवाल, क्योंकि अब पहले सीधी सीधी तलवार से जंग थी, अब बैठा था ईसाई यानी कि अंग्रेज, और वो मीठा ठग था, वो लोगों को अपने साथ मिलाता था, पढ़ाता था, स्कूल खोलता था, गुरुकुल नष्ट करता था, स्कूल खोलकर अपने लिए लोग तैयार करता था, नौकरियां देता था। ये जो नौकरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये भारत में कभी नहीं रहा, हम कभी नौकर नहीं रहे, भारत के लोगों ने कभी नौकरी करी नहीं, हम कभी नौकर रहे नहीं। ये कॉन्सेप्ट ही लेकर आए अंग्रेज कि सारे संसाधनों पर हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद इनको सबको अपने यहाँ कर्मचारी बनाएंगे। अब कर्मचारी बनाएंगे तो उनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और मिशनरी के स्कूल खोलेंगे, तब फिर ऐसा करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट ले आए नौकरी का, हम सब उसमें धीरे धीरे करके अब अपने ही देश में अपने ही लोगों के नौकर बनकर काम करना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति में जब आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, तो एक नया उदय हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और उस समय के पूज्य डॉक्टर जी को यह बात समझ में आई कि कैसे इकट्ठा करेंगे समाज को, तो उन्होंने शिवाजी को पढ़ा कि उस समय कैसे इकट्ठे हुए होंगे, और शिवाजी महाराज के पूरे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से एकत्रीकरण हुआ, और तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई कि सुबह सुबह पार्कों में शाखा लगाएंगे, वहां जो लोग आते हैं उनके साथ संपर्क करेंगे और फिर से समाज में परिवर्तन करेंगे। आज भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को माना जाता है। उसकी प्रेरणा का स्रोत शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज है कि कैसे हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए। इस को हम हिंदवी स्वराज के रूप में मनाते हैं। हम ध्यान में रखते हैं कि भारत तभी सुरक्षित है जब भारत में हिंदू पद्धति के अनुसार शासन हो, क्योंकि हम आक्रांता नहीं है, हम किसी को मारने वाले नहीं, हम किसी को नीचा दिखाने वाले नहीं, हम किसी को कर्मचारी बनाने वाले नहीं लेकिन व्यवस्था तो बनाने वाले हैं। इसलिए अब आज़ादी जब हमको मिल गई है तो स्व का शासन स्थापित करना हो तो ये पहला काम हमारा है कि हम हिंदू पद्धति के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था स्थापित करें। मुझे लगता है कि आज हम सभी को ये बात ध्यान में आती है कि भारत तब तक सेकुलर है जब तक यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। नहीं तो पाकिस्तान को सेकुलर बनाकर देख लीजिए एक बार, अफगानिस्तान को सेकुलर बनाकर देख लीजिए, खाड़ी के किसी देश को सेकुलर बनाकर देख लीजिए। अगर सेकुलरिज्म इतना अच्छा है तो किसी देश को सेकुलर बनाकर देख लीजिए, 58 है, एक भी बना लो लेकिन भारत इसलिए सेकुलर है क्योंकि अभी यहाँ हम मेजॉरिटी में हैं और अभी हिंदू पद्धतियाँ जीवित हैं। हम सब इसको ध्यान में रखते हुए अपनी अगली पीढ़ियों को तैयार करें, एक मानसिक संतुलन बनाएं और शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर समाज कैसे एकत्रित हो और यहाँ कैसे हिंदवी स्वराज की पुनर्स्थापना हो, सही मायने में उसका प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप सभी यहाँ आए, आपने समय दिया और इस साम्राज्य दिवस को मनाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।